हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका दोबारा मेरे चैनल पे। और फ्रेंड्स आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को, वही एलिमेंट 1 का 1.3 यानी लास्ट वाला जो पार्ट है इसका भाग है, आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट है इसका, हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर किसका क्या क्या रोल होता है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं, चेक करते हैं इसको। तो यहाँ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मैंशनड है डायरेक्टर से लेके ऑक्यूपायर ऑफ प्रेमिसेस ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज तक। ठीक, तो हम इसको एक एक करके लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स डायरेक्टर्स। आप देख सकते हैं, तो डायरेक्टर्स के लिए यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टर्स की क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। हालांकि ये यहाँ पर कुछ हाईलाइट दे रखा है, इसके अलावा भी उनकी ड्यूटीज होती है, बट मेजर हाईलाइट हम यहाँ देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके क्या क्या है। एंश्योर राइट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज इन प्लेस, मतलब कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, एक एडुक्वेट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो डील कर रही हो अच्छे से चीज़ों को, है ना, वो डायरेक्टर का काम है कि वो मौजूद हो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको वो सुनिश्चित करें कि एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मौजूद हो। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्टर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बात करें। फिर एंश्योर एडिक्वेट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, डायरेक्टर का ये भी काम है कंपनी के अंदर कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करे, पक्का करे कि रिसोर्सेज जो हैं वो दिए गए हैं कंपनी के अंदर। रिसोर्सेज का मतलब फ्रेंड्स, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में मैन पावर्स भी आते हैं, रिसोर्सेज में आपके इक्विपमेंट्स भी आते हैं, रिसोर्सेज में आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो हमारे पास पीपीईज होती हैं, है ना, ये तमाम चीज़ें रिसोर्सेज हैं, है ना, ये तमाम रिसोर्सेज में आते हैं। तो डायरेक्टर का काम है कि वो सुनिश्चित करें कंपनी के अंदर एडुक्वेट मैन पावर हो, मतलब मैन पावर मतलब स्टाफ मौजूद हो, डेडिकेटेड बंदे हों। ये नहीं कि 10 बंदों का काम एक बंदे से लिया जा रहा हो, ये गलत है। रिसोर्सेज मतलब अच्छे से कंपनी में काम करने वाले डिपार्टमेंट में बंदे हों, 4 बंदों की ज़रूरत हो तो 4 मौजूद हों, ये रिसोर्सेज हैं। तो ये ध्यान देना है। सामान रिसोर्सेज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, चाहे वो पीपीईज हो या लैडर्स हो या प्रिंटर्स हो, कंप्यूटर्स हो, काम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप्स हो, कुछ भी, ये तमाम रिसोर्सेज हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इनका ख्याल रखें। द राइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स विथ क्लियर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपनी के अंदर हर एक बंदे की क्या जिम्मेदारियां हैं और उसका क्या काम है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या कर्तव्य है, ये एकदम क्लियर कट मेंशन हो कंपनी के अंदर, स्ट्रक्चर में एकदम क्लियर हो, किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये मेरा काम नहीं है, भाई ये तेरा काम नहीं है, एकदम क्लियर हो। चाहे वो सुपरवाइज़र हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जनरल मैनेजर हो, कोई भी XYZ, कोई भी, क्लियर कट सबके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डायरेक्टर्स द्वारा ये मतलब सुनिश्चित हों कि हाँ इस बंदे की ये टास्क हैं, ये रोल्स हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ये कब हो जाती हैं फ्रेंड्स, हायरिंग के टाइम, रिक्रूटिंग के टाइम, उसके बाद डायरेक्टर्स मैनेजर्स के साथ मीटिंग्स के दौरान, है ना, इंटरनल आपको बता दिया जाता है ये आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वैसे तो HR द्वारा भी आपको काफ़ी चीज़ें बता दी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी आर एलोकेटेड एंड एक्सेप्टेड एट ऑल लेवल्स, साथ में जो बंदों की आपकी ड्यूटीज़ के बारे में हमने बात करी, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, साथ साथ में ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके क्या क्या है हर एक लेवल पे एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब सबको मालूम होना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी में उनका क्या योगदान है, क्या उनका रोल बनता है, क्या उनकी ड्यूटी बनती है, उनको मालूम हो और वो एक्सेप्टेड हो, उनको वो मंजूर भी हो। ऐसा ना हो कि उन्हें मंजूर ना, मंजूर भी हो। ठीक, डेमोन्स्ट्रेट क्लियर कमिटमेंट एंड लीडरशिप, डायरेक्टर जो है वो क्लियर कमिटमेंट और लीडरशिप दिखाए, मतलब डायरेक्टर है तो वो अपना डायरेक्टर होने का पता भी दे कि हाँ भाई मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोजेक्ट पे क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके क्या परफॉर्मेंसेस हैं, है ना, ऑडिट्स कैसे हो रहे हैं मेरे कंपनी के अंदर, कौन से बंदे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, क्या नहीं कर रहे हैं, साइट्स पे किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से TBT होती है, मतलब इन तमाम चीज़ों में अपना पार्टिसिपेशन दिखाए, है ना। साथ में कुछ गलत हो तो
पर उसका कहते हैं ना मामले का संज्ञान ले, कुछ गलत हो तो उसका संज्ञान ले, फीडबैक ले, जाने, अपने मतलब कमिटमेंट और अपनी डेडिकेशन और अपना लीडरशिप, अपना लीडर होने का एहसास भी दिलाए और ये भी बताए कि मैं कमिटेड हूँ, जहाँ गलती होगी उस पर मैं एक्शन भी लूँगा, है ना। तो इस तमाम तरीक़ों से अपनी भूमिका साबित करे। फिर अप्रूव, इंट्रोड्यूस एंड मॉनिटर ऑल साइट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर। अप्रूव करे, इंट्रोड्यूस करे एंड मॉनिटर करे हर साइट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स को। मतलब अप्रूव करे, अप्रूव जाहिर सी बात है, दो फ्रेंड्स डायरेक्टर है, अच्छी खासी ये एक ऊंची डिजिग्नेशन है ना, तो उस लेवल पर है तो अप्रूव करे उस चीज़ को, है ना, प्रमाण अपने आप से करके, ताकि औरों के पास भी संदेश जाए कि हाँ भाई डायरेक्टर द्वारा ये अप्रूव है। इंट्रोड्यूस करे पॉलिसीज़ को, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोजेक्ट्स पे, कंपनीज़ के अंदर, है ना, एम्प्लॉयज़ के साथ, कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, इस तरीके से इसके प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, है ना। और साथ में मॉनिटर भी करे कि किस तरीके से उसके अंडर में उसके मैनेजर्स ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या योगदान है भी कि नहीं है, इम्प्लीमेंट साइट पे कंपनी में पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को करा पाने में वो सक्षम है भी नहीं है, इसका ध्यान भी रखे, मॉनिटर भी करे। रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंसेस, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंसेस कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रिव्यू करे, फीडबैक्स ले, जाने कौन बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। और ये हर वो बंदे की परफॉर्मेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ना सिर्फ सेफ्टी प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर या मैनेजर, यहाँ पे हम हर एक एग्जीक्यूशन टीम के भी सदस्य की बात कर रहे हैं, है ना। चाहे एग्जीक्यूशन टीम का हो, ऑपरेशन टीम का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, XYZ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। क्लियर कट होना चाहिए, डायरेक्टर के पास पता होना चाहिए कि हर बंदा क्या अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स वही डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट। फ्रेंड्स वही ये सेम है जो चीज़ मैंने अभी आपको डायरेक्टर्स के बारे में बताई। टॉप मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, ये अपनी लीडरशिप और कमिटमेंट बताएं। और ये किस तरीके से बताएं, मतलब इसमें लिखा हुआ लीडरशिप इज मोर रिलायबल इफ नोटिसेबल। मतलब लीडरशिप जो है टॉप मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की या मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, वो तब ज़्यादा उस पर भरोसा होता है जब वो नज़र आती है। यानी कि आपको जब साइट पे डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर्स नज़र आएँ, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में आकर वो देखें भाई किस तरीके से प्रोजेक्ट उनका काम करते हैं, प्रोजेक्ट पे बंदे काम कर रहे हैं, है ना। आके वो TBT में देखें कि किस तरीके से हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी वाले बंदे TBT के टाइम पर मतलब अपना किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। वैसे तो TBT आप जानते हैं सुपरवाइजर्स का काम है, साइट सुपरवाइजर्स ब्रीफिंग करना, है ना, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी का बंदा वहाँ पे इन्वॉल्व रहे तो वो भी अच्छा है। तो किस तरीके से डायरेक्टर देखें TBT कंडक्ट की जा रही है साइट पे, कैसे सेफ्टी ट्रेनिंग दी जा रही है ना, ऑडिट्स में पार्टिसिपेट करें। मतलब इन तमाम चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि हाँ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी हिस्सा लेते हैं, भाई हमारे प्रोजेक्ट पे आते हैं। अब आपके प्रोजेक्ट पे वो नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप तो ये बोलोगे ना यार हमारा डायरेक्टर तो आता ही नहीं है सालों साल, तो इसका मतलब क्या है, वो कमिटमेंट और लीडरशिप क्वालिटी वो नहीं दिखा रहे हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, है ना। तो ये तमाम चीज़ें फ्रेंड्स वही हैं, है ना। कंपनी में एनफोर्स करें, बताएं कोई गलत कर रहा है, भाई सेफ्टी का पालन करना ही पड़ेगा, ताकि जब ऊपर से डंडा जाता है तो फिर हर बंदा फॉलो करता है। अब ऊपर से ही डंडा ना हो तो मैनेजर भी ढीले पड़ते हैं साइट पे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, सेफ्टी मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, ये भी ढीले पड़े रहते हैं। क्यों? जब ये देखते हैं डायरेक्टर से ऊपर से उतना सीरियस नहीं, लेकिन जब डायरेक्टर सीरियस होंगे, जब डायरेक्टर्स डंडा करेंगे कि नहीं भैया हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, इसी तरीके से HSC मैनेजर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन ये सारे मैनेजर कॉम्प्रोमाइज़ कब करते हैं? जब ये खुद देख लेते हैं हमारे कंपनी का डायरेक्टर इतना सीरियस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड आती है फ्रेंड्स मिडिल मैनेजर्स, है ना। मिडिल मैनेजर्स फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिपार्टमेंटल एंड सेक्शन ऑपरेशंस। ये हम उन मैनेजर्स की बात करेंगे फ्रेंड्स जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, HSC मैनेजर, है ना, जो प्रोजेक्ट्स पे होते हैं हमारे पास। तो इनकी ड्यूटीज़ क्या है? इनकी ड्यूटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली मेंशन है कि मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, है ना। मॉनिटर करें, रिव्यू करें पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को साइट पे, प्रोजेक्ट पे, कंपनी में। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं प्रोजेक्ट पे या साइट पे, इसको ध्यान दें,
इस पे मॉनिटर करें, सुपरविजन करें कि हाँ भैया ये लागू हो चुका है नहीं हो चुका है, इसकी रिपोर्ट लें। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फ्रेंड्स आप जानते हैं रिस्क असेसमेंट है, हीरा है, ये तमाम चीज़ें तैयार हैं कि नहीं है एक्टिविटीज़ की, यही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है। ठीक, सप्लाइंग सूटेबल वर्क इक्विपमेंट प्रोपरली मेंटेन, प्रोजेक्ट पे हमारे पास वर्क इक्विपमेंट सूटेबल प्रॉपरली दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, मैनेजर्स इनको सुनिश्चित करें, एंश्योर करें। इक्विपमेंट्स है ना फ्रेंड, चाहे वो इक्विपमेंट आपके पीपीईजी क्यों ना हो, उसका भी ख्याल रखें कि हाँ भैया हमारे प्रोजेक्ट पे पीपीईज तक हम अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी कंडीशन में दे रहे हैं और उनको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं ना। इसी तरीके से और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं पीपीईज के अलावा, चाहे वो आप बात करें जैसे मोबाइल स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप स्कैफोल्डिंग के कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं आप, चाहे वो इक्विपमेंट्स लैडर हो, कुछ भी हो सकते हैं, XYZ अच्छे कंडीशन में हो, मेंटेन्ड हो, है ना, इसको ध्यान देना। कंप्लाइंग विद हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के साथ कंप्लाई करना, मतलब उनका पालन करना। एनकरेज फीडबैक एंड कम्युनिकेशन चैनल्स विद वर्कर, वर्कर के साथ फीडबैक और साथ में बातचीत वार्तालाप का एक साधन बनाए रखना उनके साथ, मतलब साइट में इन्वॉल्व रहना, पता करना कि किसी वर्कर को, लेबर को, मेसन को, हेल्पर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज़ को लेकर, या साइट की किसी कंडीशन से ऐसा तो नहीं वो नाखुश हो, इन तमाम तरीकों को लेकर। ठीक, ऑल वर्कर्स आर एडिक्वेटली ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट द वर्क, सारे वर्कर्स जो साइट पे डिप्लॉय हों, हेल्पर से लेके मेसन से लेके ऑपरेटर तक XYZ सारे फुल्ली ट्रेंड होने चाहिए और कॉम्पिटेंट हो, अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हो काम करने के लिए। ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि इसका भी ख्याल रखे साइट पर। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वर्क एक्टिविटीज़, कंपनी के अंदर जैसे आप जानते हैं फ्रेंड्स क्लाइंट के साथ काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर हमारे कंपनी के साथ कोई और कॉन्ट्रैक्टर आ गया, एक नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ गया, या कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जॉइंट प्रीमिसेस के अंदर, है ना, जहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्टर्स को देखना पड़ रहा है, या कल को आप क्लाइंट में जाते हैं या PMC में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स एक के बाद एक किसी काम के लिए रखने पड़ते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को रखते टाइम उनकी वर्क एक्टिविटीज़ का और उन कॉन्ट्रैक्टर को कैसे चुनेंगे उनका ध्यान रखना, है ना, ये भी मिडिल मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है। और हमारे कंपनी की अगर आम भाषा में बात करें तो हमारे कंपनी के पास तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, तो उन सब कॉन्ट्रैक्टर्स की एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना, मैनेज करना उनको। फिर लास्ट है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टू बी कैरीड, इंसिडेंट हो जाए, ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, कोई हादसा हो जाता है साइट पे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से पूरे तरीके से करना, ये भी इनकी जिम्मेदारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड आगे सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स are responsible for the day-to-day implementation of health and safety policies and must ensure that सुपरवाइजर्स जो है फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं फ्रेंड्स, बाहर अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑफिसर से ऊपर होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में HSC ऑफिसर ऊपर है और हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट सुपरवाइजर नीचे होता है। ठीक, बहरहाल सुपरवाइजर्स ये आपके एग्जीक्यूशन टीम के भी हो सकते हैं ना, तो पर्टिकुलरली, लेकिन यहाँ पे हम हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड पढ़ लें तो हम सुपरवाइजर्स की ड्यूटी जान लेते हैं फ्रेंड्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि इनका काम है कि ये प्रोसीजर्स एंड सेफ वर्किंग प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट हुए साइट पे या नहीं, इस पर ध्यान दें, मतलब वही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिस्क असेसमेंट, हीरा, है ना, और काम के सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस जो डेवलप हुए हैं, SOPs वगैरह, उनका पालन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, देखना कि हाँ ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है कि नहीं, ये सुपरवाइजर्स का काम है, ऑफिसर्स का काम है, आप आम भाषा में बोले कि ध्यान दें उस पर। ऑल वर्कर्स आर प्रोवाइडेड विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू एनेबल दैम टू ऑपरेट सेफली, हर वर्कर्स को अच्छे से इंस्ट्रक्शन मिल चुके हों, इन्फॉर्मेशन हो काम को लेके हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या खतरे हैं नहीं है, क्या कंट्रोल मेजर्स हैं नहीं है, सारी जानकारी हो, इंस्ट्रक्शंस हो, इन्फॉर्मेशन हो, क्लियर कट काम करने से पहले, ताकि वो सेफली परफॉर्म कर सके, ये भी सुनिश्चित करना सुपरवाइज़र का काम है। आगे बढ़ते हैं। रेमेडियल मेजर्स आर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस और आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सनल। ठीक है,
हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सनल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं द टर्म सेफ्टी प्रैक्टिशनर कवर्स पर्सनल विद प्राइमरी हेल्थ एंड सेफ्टी पर फंक्शंस। देखें यहाँ पे आपको एडवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट, ऑक्यूपेशनल नर्सेस, डॉक्टर्स वगैरह सारे इंक्लूड करे गए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सनल कैटेगरी के अंदर। ठीक, मेजर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जान लेते हैं। प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू सेट अप, रन एंड डेवलप देम फर्दर। प्रोवाइड करना, एडवाइस करना, गाइड करना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं, एग्जीक्यूशन वाले हों, ऑपरेशंस वाले हों, है ना, उनको, ताकि अच्छे से चला सकें ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को अच्छे से हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी का चल सके, है ना, और डेवलप हो सके अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स एंड रूल्स जो भी हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हो। ठीक, चाहे वो लीगल हो या फिर पॉलिसीज़ हो, जो भी XYZ। प्रोमोटिंग अ पॉजिटिव कल्चर, पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना। फ्रेंड्स, पॉजिटिव कल्चर के बारे में हम आगे किसी चैप्टर में बात करेंगे। आई थिंक एलिमेंट 2 या एलिमेंट 3 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव कल्चर क्या होता है। बहरहाल, पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना, आप यूँ समझ लें फ्रेंड, पॉजिटिव कल्चर का मतलब होता है कि वो कार्य, वो काम, वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड हमारा जो दूसरे को प्रभावित करे सेफ्टी का पालन करने में, तो वो पॉजिटिव है। अगर ऐसे कार्य, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर या ऐसा इंतज़ाम जो दूसरे को प्रभाव डाले गलत गलत चीज़ की तरफ, है ना, जो गलत दिखा रहा हो हेल्थ एंड सेफ्टी के सिस्टम को या फिर बंदों को, वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसके बारे में हम खुल के बातें करेंगे। इन शॉर्ट अभी इतना जान लीजिए आप। ठीक, फिर टू ऑब्टेन एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द एम्स ऑफ द कॉरपोरेट हेल्थ, है ना, और फिर इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करना, लेना एक दूसरे के साथ इम्प्लीमेंट करते वक्त, और जो भी कॉरपोरेट हेल्थ के एम्स वगैरह हैं। ठीक, एंड सेफ्टी पॉलिसी बाय ऑफरिंग सूटेबल एडवाइसेस। कॉर्पोरेट हेल्थ फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट ऑफिस की बात हो रही है, कॉर्पोरेट लेवल की हेल्थ की बात हो रही है ना, जो भी उचित हेल्थ एंड सेफ्टी को मुकम्मल करने के लिए, इंतज़ाम उनका दुरुस्त करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या एडवाइस है, वो एक दूसरे के साथ साझा करना, कॉर्पोरेट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को करते हुए उनको एडवाइस करना सूटेबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स, द असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेसेसरी मेजर्स टू कंट्रोल देम। साइट पर जाके हैजर्ड्स या चीज़ों का मूल्यांकन, एक्टिविटी का मूल्यांकन, है ना, खतरों का उसमें देखें, पहचानें, खतरों को पहचानते टाइम उसमें रिस्क को अच्छे से खंगालना, अच्छे से देख लेना, क्या रिस्क है, किस प्रकार का है, कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है, खतरे कितने प्रकार के हैं, हादसा होने के कितने संभावना है, चोट कितनी भयानक आ सकती है ना, तमाम का मूल्यांकन करके उसके क्या बचाव इंतज़ाम है वो रेकमेंड करना, वो बताना। और वो बचाव इंतज़ाम फ्रेंड्स, आप जो हेल्थ एंड सेफ्टी मेरे दोस्त जो इस टाइम ये लेक्चर सुन रहे हैं, चाहे वो जॉब करने वाले हों या फिर स्टूडेंट्स हो, आप जानते हैं हियरार्की ऑफ कंट्रोल में हमारे पास एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना, फिर हम धीरे चलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, फिर हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, फिर लास्ट में PPEs। तो ये हियरार्की ऑफ कंट्रोल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल मेजर्स हैं, इस हिसाब से हम चलते हैं, कंट्रोल मेजर्स को हम हमेशा अप्लाई करते हैं, है ना। तो बहरहाल ये यहाँ पर बताने का मकसद था। तो हम उसी हिसाब से कंट्रोल मेजर्स बताएंगे खतरों को देखते हुए जब आंकलन करेंगे किसी भी एक्टिविटी का या चीज़। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टू लाइज विद द रेंज ऑफ एक्सटर्नल बॉडीज एज वेल एज अदर। मतलब एक्सटर्नल बॉडीज जैसे लेबर डिपार्टमेंट हो गया, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इनके साथ कानूनन तौर पे बातों को स्थापित करना, इनके साथ कॉपरेट करना हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स, डिज़ाइनर्स, सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, है ना। इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या इनका रोल है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, देखते हैं। एंश्योर दैट आइटम्स आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ व्हेन बीइंग यूज्ड, सेट, क्लीन्ड एंड मेंटेन। इनका काम है कि जो भी ये आइटम बना रहे हो, चाहे कोई दवाई की कंपनी हो, दवाई बना रही हो, कोई फैक्ट्री वाला हो, कोई इक्विपमेंट बना रहा हो, XYZ। ठीक, इनका क्या काम है, ये ध्यान रखें भाई कि इनका जो भी इस्तेमाल करने वाली चीज़ है वो खतरा ना पैदा कर रही हो इस्तेमाल करने वाले को किसी भी तरीके का, है ना। जब वो उसे इस्तेमाल करे
साफ़ सुथरा करे, है ना, या मेंटेन रखे, तो कोई खतरा ना पैदा कर रही हो उन चीज़ों को लेकर। जैसे आप जानते हैं फ्रेंड्स, आगे चल के इसमें आ ही जाएगा, पढ़ ही लेते हैं। एंश्योर दैट मटेरियल्स आर सेफ एंड विदाउट रिस्क व्हेन बीइंग यूज्ड, हैंडल, प्रोसेस्ड, स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। खास ख्याल रखें मटेरियल सेफ हो जब भी उसकी डिलीवरी दे रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, है ना, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बनाने वाले होते हैं, कि वो सेफ़ हो, कोई ख़तरा ना पैदा कर रहा हो जब उसका इस्तेमाल हो, या उसको हैंडल पकड़ा जाए ले जाने के लिए एक दूसरे से दूसरी जगह, या उसको प्रोसेस्ड करते टाइम, उसका इस्तेमाल बनते टाइम, है ना, या फिर उसको रखने के टाइम, जैसे स्टोर वेयर हाउस वगैरह में रखे जाते हैं मटेरियल्स, या ट्रांसपोर्टेटिव, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रक वगैरह से ले जाते टाइम कोई ऐसा खतरा ना पैदा कर रहा हो। ये जिम्मेदारी बनती है किसकी? मैन्युफैक्चरर्स की, सप्लायर्स की, है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैरी आउट ऑफ रेंज फॉर द टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन नेसेसरी टू एंश्योर दैट द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा सामान जो खतरनाक हो या कुछ हो, है ना, या कोई आइटम हो, मटेरियल हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अरेंजमेंट, एक ऐसा इंतज़ाम रखें जहाँ पे उस आइटम पे, मटेरियल तो नहीं, आइटम बोलिए या सब्सटेंस बोलिए, है ना, केमिकली काफ़ी होते हैं, कि उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करें और एग्जामिन करें कि उसके अंदर कोई ख़तरा तो नहीं है ना, इस्तेमाल करते टाइम या फिर इस तरीके का, तो ये टेस्ट भी कर लें। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नॉट पर्टिकुलरली केमिकल की बात नहीं करूँगा, आप जानते हैं फ्रेंड्स PPEs को भी, हार्ड हेड्स वगैरह जब ये बनाते हैं तो उसकी भी टेस्टिंग की जाती है ना, कि कितने लोड पे वो टूट रहा है ना, हमारे पास फुल बॉडी हार्नेसेस होगी, उनकी भी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। ये एक टेक्निकल है ना, ये टेक्निकल की वजह से टेस्टिंग होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सेफ़ यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट के सेफ़ यूज़ का इस्तेमाल करने के लिए इंफॉर्मेशन बताएं। आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो MSDS थे। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जो हेल्थ एंड सेफ्टी वाले लोग हैं, गाइज हैं, कि MSDS क्या होती है ना। MSDS में आपको पूरा फिजिकल, केमिकल, सेफ्टी प्रिकॉशन, फर्स्ट एड, सब कुछ XYZ वहाँ पे दिया रहता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे सेफ़ हैंडल करें, फर्स्ट एड मेजर्स क्या हैं, अगर आई कांटेक्ट हो जाए, हैंड कांटेक्ट हो जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये ज़रूर आपको दें। रिवाइज एनी इन्फॉर्मेशन सप्लाइड, और रिवाइज करें इन्फॉर्मेशन जो भी ये सप्लाइड करते हैं, देते हैं। ऐसा नहीं हो कि मतलब दे दिया, उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। कहीं कुछ कंपोनेंट नया जुड़ गया हो, कहीं कुछ नया ऐड हुआ हो, तो उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस नए इन्फॉर्मेशन में वो इंक्लूड है कि नहीं, रिवाइज करना भी जिम्मेदारी है ना। मतलब ये नहीं कि एक MSDS है तो आपने वो चिपका दिया एक ही आइटम के साथ बार बार, अगर उस आइटम में कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर वो MSDS भी आपकी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक। तो ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स, ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फ्रेंड्स मैं ये बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं मालूम, मैंने अभी एक प्रोजेक्ट हाल ही में किया था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट मैंने एक प्रोजेक्ट हाल ही में किया था फ्रेंड्स। मतलब ये उसकी बात हो रही है जिस भी एक जगह पे, मान लीजिए जैसे एक जगह हो 10,000 20,000 स्क्वायर फीट, या XYZ जितना भी उसका एरिया हो, एक ही जगह, और उस एक जगह में 4-5 कॉन्ट्रैक्टर एक साथ मिलकर काम कर रहे हो। मतलब एक आपकी कंपनी है, आपके साथ साथ 4 कंपनियां और हैं अलग, और वो एक ही जगह काम कर रही हैं, या एक फ्लोर पे मिलके 5 कंपनियां काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ? ये हुआ ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस, मतलब ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। मतलब एक फ्लोर पे 5 कंपनियां अलग अलग एक साथ मिलके काम कर रही हैं। मतलब 4 केबिन एक कंपनी के हैं, 5 केबिन एक कंपनी के हैं, 10 केबिन एक कंपनी के हैं, या पूरे फ्लोर पे एक्टिविटी ऐसी चल रही है जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर कुछ परफॉर्म कर रहा है। आप जो है, आपकी कंपनी मान लीजिए कोई वर्क परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी वहाँ मान लीजिए फिनिशिंग वर्क कर रही है, दूसरी कंपनी वहाँ पे MEP का वर्क कर रही है, तीसरी कंपनी कुछ और कर रही है। तो आप 4-5 है लेकिन फ्लोर सेम है और आपका क्लाइंट सेम है। तो ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पे मतलब आपको मिलजुल के काम करना है, तो एक साथ क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ आपको कोऑपरेट करना है ना। दूसरा क्या करना पड़ेगा, टेक रीजनेबल स्टेप्स, एक दूसरे के साथ आपको रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं। क्या करते टाइम, विद अदर बिजनेस टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स का आपको ख्याल रखना है ना। एक दूसरे के साथ काम करते टाइम कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी को लेके क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, बंदे अगले की क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, तो आप एक दूसरे के साथ रीजनेबली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बता सकते हैं जब ज्वाइंट प्रीमिसेस में है ना। फिर तीसरा क्या है, टेक रीजनेबल मेजर्स टू इन्फॉर्म अदर एम्प्लॉयज़,
वेयर देयर आर रिस्क। एक दूसरे को साझा करें, बताएं कि हाँ भैया आपके एम्प्लॉयज़ को यहाँ खतरा हो सकता है, अगर है तो, अगर वो ना समझ पा रहा हो आपकी एक्टिविटी से उसको खतरा हो सकता हो तो आप उसको बताएं कि भाई हम भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे शायद आपको भी खतरा हो सकता है, तो आप ये स्टेप्स उठाएं, है ना। तो ये जॉइंट प्रेमिसेस है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है वहाँ पर जहाँ पे एक जगह पर अलग अलग तरह के कंपनी वाले एक साथ मिलकर काम कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। फ्रेंड, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर का मतलब देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंगेज टू अंडरटेक, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, है ना, जो क्लाइंट के द्वारा जिन्हें काम मिलता है, क्लाइंट के द्वारा काम करते हैं, किसी कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई जेड, है ना, लेकिन वो डायरेक्ट क्लाइंट के, मतलब एक तरह से मैं फ्रेंड्स बोलूँ तो आपको सिंपल देसी भाषा में, क्लाइंट की एक तरह की डायरेक्ट वो गुलामी नहीं कर रहे होते, है ना, मतलब क्लाइंट उन पर डायरेक्ट चौकीदार बन के नहीं बैठा हुआ होता कि अब ये कर ले, अब वो कर ले, ये कर ले, ऐसा नहीं, मतलब लेकिन क्लाइंट के द्वारा ही उन्हें काम दिया जाता है, तो वो काम कर रहे होते हैं क्लाइंट का, लेकिन क्लाइंट उनको डायरेक्ट सुपरविजन नहीं करता है, खड़े होकर 24 घंटे उनकी एक्टिविटी को देख नहीं रहा होता है। हाँ, रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है, रिपोर्ट्स लेता है, फीडबैक क्लाइंट ज़रूर लेता है, क्लाइंट पूछता ज़रूर है, हाँ भैया कहाँ तक आपका काम हुआ, क्या कर रहा अपने काम में, इस तरीके ये काम कैसा गया, नहीं गया, इसका क्या हुआ, पूछ सकता है, जानकारी ज़रूर लेता है ना, लेकिन हर वक्त सुपरवाइज़र की तरह क्लाइंट खड़ा तो नहीं रहेगा ना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, समझे। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट वो होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है, एंगेज करके रखता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फ्रेंड्स, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड, कंट्रोलर ऑफ प्रीमिसेस, है ना। कंट्रोलर ऑफ प्रीमिसेस रिफर्स टू द ओनर ऑफ प्रीमिसेस, लैंडलॉर्ड्स शुड एंश्योर दैट द फैसिलिटी, ये हम उनकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, जगह के जो मालिक होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि फ्रेंड्स कि जो जगह हो, इनकी जिस जगह पर भी आप काम करने के लिए जा रहे हो, है ना, इनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो सेफ़ हो, वहाँ पर आना जाना सेफ़ हो, है ना, आने जाने के लिए रास्ता बिल्डिंग के अंदर सही हो, साफ़ सुथरा हो, मतलब खतरा ना हो किसी भी तरीके का, आसानी से आप उस रास्ते से जा सकें, आसानी से उस रास्ते से बिल्डिंग से आ सकें, ये लैंडलॉर्ड की, ओनर ऑफ द बिल्डिंग की जिम्मेदारी है। ठीक, तीसरा, इनके बिल्डिंग में कोई भी तरीके का इक्विपमेंट, प्लांट और सब्सटेंसेस दैट दे शुड सप्लाई, और किसी भी तरह का सब्सटेंस अगर ये सप्लाई करते हैं बिल्डिंग से, है ना, और प्रोवाइड या फिर देते हैं, सप्लाई करते हों या देते हों बिल्डिंग में, है ना, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो इक्विपमेंट हो किसी तरह का इनकी बिल्डिंग में, चाहे वो किसी तरह की ये चीज़ें सप्लाई करते हों या बिल्डिंग से बाहर जाती हों, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित हो बिल्डिंग के अंदर और उससे कोई खतरा ना पैदा हो रहा हो बिल्डिंग के अंदर, ना बिल्डिंग के आसपास जिन पे असर पड़ सके, है ना, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंट्रोलर ऑफ प्रीमिसेस है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब फ्रेंड्स होता है कि हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है जो किसी तरह के काम के कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, बंधन में ना हो, किसी कंपनी में ना हो, जिसने कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना किया हो कि हाँ जी मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं यहाँ रोज़गार पा रहा हूँ, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ना जिसके पास हो, जो खुद का कारोबार करता हो, है ना, छोटा मोटा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जैसे एक लेखक जो किसी कंपनी के लिए कोई लेख वेख ना लिखता हो, खुद ही का लेख लिखता हो और किसी भी अखबार को दे देता हो, लो भाई छाप लेना, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। फोटोग्राफर जो मतलब किसी कंपनी के लिए काम ना कर रहा हो, बस शौकिया ऐसी फ़ोटोग्राफ खींच रहा हो अपना, या कोई अपना ऐसी नॉर्मली फ़ोटो खींच लेता हो और फ़ोटो खींच कर वो कुछ उससे दो चार बेचारा पैसे कमा लेता हो, मतलब किसी कंपनी का हाई फाई फोटोग्राफर ना हो कि कंपनी में जा रहा है फिर वहाँ 10 तरह के इक्विपमेंट्स हैं तो वो डिफरेंट हो, मतलब ऐसी नॉर्मल, समझ गए फ्रेंड्स, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आता है। इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता दूं, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट था 1974, तो उसके अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयड की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी कि ये चीज़ का वो पालन करे, जैसे अपने साथ साथ अपने कार्य से किसी दूसरे को होने वाले नुकसान का भी वो ख्याल रखे। लेकिन बाद में 2015 में इस एक्ट के अंदर चेंजेस करके फिर कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड को इस कैटेगरी से निकाल दिया गया और कुछ रह गए हैं, है ना। ये लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये हर कंट्री का
डिपेंड करता है, डिफरेंट होता है लॉ, है ना। ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया यही इंडिया में हो और यही सेम अमेरिका में हो, है ना। मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा था फ्रेंड, इंडिया की बात नहीं कर रहा था अभी फ़िलहाल नॉर्मल, ठीक। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ठीक। तो मोटा मोटा यही समझ लें कि अपनी जिम्मेदारी का इन्हें ख्याल, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। साथ में अगर इनका कोई ऐसा कार्य हो व्यापार करते टाइम कि ये दूसरे को खतरा पैदा कर रहा हो तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बस सेल्फ एम्प्लॉयड ये बंदा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनेज करना, प्री सिलेक्शन। फ्रेंड्स जैसा आप जानते हैं जैसे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, है ना, क्लाइंट या पीएमसी जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को वो प्रोजेक्ट अवार्ड करते हैं, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरता है ना, कुछ रेट्स होते हैं ना, ये काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस होते हैं, इन द्वारा गुजरता है। तो उन्हीं द्वारा में फ्रेंड्स एक प्रोसेस होता है मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर का, मतलब प्री सिलेक्शन। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जाता है। आप लोगों को शायद फ्रेंड्स जानकारी, जिनको अच्छी जानकारी, मतलब जो आईजीसी पहले कर चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा ये चीज़। जो मेरे फ्रेंड्स अभी पढ़ लें उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। फ्रेंड्स आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर को किसी बड़ी क्लाइंट के या बड़ी कंपनी में ऐसी काम नहीं मिल जाता है, ऐसी प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता है, वहाँ पे उसको अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी से लेके रिलेटेड प्रोजेक्ट की चीज़ें भी ना सबमिट करनी होती है, क्लाइंट या पीएमसी मांगती है, तब जाके उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना। कुछ जगह ये डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जाते हैं, क्या होते हैं वो देखिए। प्री सिलेक्शन, सिलेक्ट करते टाइम कॉन्ट्रैक्टर्स को अच्छे क्लाइंट और अच्छी पीएमसीज क्या करती हैं, चेक करती हैं कि आपकी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वो मांगेंगी क्या है। आप प्लीज़ प्री कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट जो करते हैं ना उसमें एक फॉर्म होता है फ्रेंड्स, प्री कॉन्ट्रैक्टर क्वेश्चनियर फॉर्म। तो उसमें ये कॉपीज़ लगती हैं, अटैच होती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अटैच होगी, रिस्क असेसमेंट एक आपके प्रोजेक्ट का, कंपनी का जो आपने किया हो वो आप एज अ एविडेंस दिखाएंगे कि आपने किस तरीके से किया है। क्लाइंट को, पीएमसी को उससे आइडिया लगेगा कि आपके प्रोजेक्ट पे जो रिस्क असेसमेंट किया गया है उसको एडिक्वेटली किया भी जाता है, क्या रिस्क असेसमेंट के क्राइटेरिया सारे फुलफिल करे गए, इस तरीके का रिस्क असेसमेंट है आपके पास। क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, आपके ट्रेनिंग कैसे करते हैं, टीबीटीज हो गए या आपके सेफ्टी ट्रेनिंग्स के फॉर्म्स वगैरह देखे जाएंगे। क्वालिफिकेशंस देखी जा सकती है, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी बंदों की क्या क्वालिफिकेशंस है जो आप अपने प्रोजेक्ट पे रखते हैं। मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल, क्या आप किसी प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉडी के मेंबर हैं, वो चेक किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, क्या आपके यहाँ जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं या क्रेन्स हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं आपके पास। इक्विपमेंट टेस्टिंग के मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक किए जा सकते हैं, आप प्लीज़ उसको अटैच करें यहाँ पे, है ना। प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स, आपने आज तक किस किस क्लाइंट के साथ काम किया है। फॉर एग्जांपल आपने अच्छे एमएनसीज़ के साथ काम किया है तो आप यहाँ पे वो भी आपको लगाना पड़ेगा कि हमने इन क्लाइंट्स के साथ। आपके एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं, आपके अगर साइट पे प्रोजेक्ट पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हुआ है या कोई नियर मिस है तो आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को करते हैं वो आप दिखाएंगे। एनफोर्समेंट एक्शन, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने आज तक फॉर एग्जांपल या लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई फ़ाइन पड़ा हो या किसी और गवर्नमेंटल बॉडी, इंडिया गवर्नमेंट की हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, है ना, कोई फ़ाइन पड़ा हो आपके ऊपर। एडिक्वेट रिसोर्सेज, आपके पास साइट पे रिसोर्सेज की फ्रेंड्स ऑलरेडी बात हो चुकी है, चाहे वो मैन पावर हो या फिर इक्विपमेंट्स हो, है ना, XYZ। तो ये तमाम तरह की वो चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनेज करते टाइम, उनका सिलेक्शन करते टाइम एक अच्छा क्लाइंट और एक अच्छी पीएमसी पूछती है। और जब आप ये सारे चीज़ें देंगे तो क्लाइंट और पीएमसी को आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप वाकई में प्रोजेक्ट पे काम करके हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने लायक हैं या नहीं है, वो इसी से आइडिया लगा लेंगे। समझे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट स्लाइड है इस एलिमेंट की, इसके बाद ये तो फ्रेंड्स पहला एलिमेंट यहाँ हमारा खत्म होता है। एंड ऑफ सेक्शन क्विज है, आप देख रहे हैं नीचे, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो ये एज आ नॉलेज आपकी बूस्ट करेगा। इसके आंसर्स आप खुद ही दीजिएगा, ठीक है। ये ऐसी आपकी जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं ऊपर, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पहले प्री क्वालिफिकेशन देखी थी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने से पहले। अब हमने कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के बाद क्या क्या करना है साइट पे, प्रोजेक्ट पे, है ना। तो देखिए प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉमेंसमेंट मीटिंग, मतलब प्रोजेक्ट हमने उसको कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, अब पहली बार उसके साथ मीटिंग करते हुए उसके साथ बातचीत करना, वही प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉमेंसमेंट मीटिंग कहलाती है ना। उसके काम शुरू करने से पहले उससे एक बार प्रोजेक्ट पे मीटिंग करना, मिलना जुलना, है ना, उसको काम, उससे बातचीत करना, जानना, है ना। फिर
आपका मीटिंग रेगुलर करें। प्रोग्रेस आप मीटिंग है ना। नॉर्मली जानते हैं फ्रेंड्स, काम को लेके, प्रोग्रेस को लेके मीटिंग करती रहे, उनसे जानते रहे कॉन्ट्रैक्टर से। नेक्स्ट है पीरियडिक इंस्पेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेशन बाय द क्लाइंट्स रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड। क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पीएमसी है ना, अगर पीएमसी है तो, या फिर क्लाइंट खुद हो, है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो साइट पे काम किया जा रहा है उनका इंस्पेक्शन ज़रूर करें पीरियडिक। एक डेट बना लें, हाँ भैया हम हर हफ्ते करेंगे, हर 10 दिन पे करेंगे, हर महीने करेंगे, हम 15 दिन पे करेंगे कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, ताकि पता चल सके क्लाइंट को या क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव को कि कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है साइट पे, वो सेफली करता भी है कि नहीं करता है, बंदे जानकार हैं, जो सामान इस्तेमाल हो रहा है, इक्विपमेंट हो रहा है, क्या वो ठीक कंडीशन का इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं। तो इंस्पेक्शन करें, देखें चीज़ों पे घूम के तो पता चले। ठीक। पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी कमेटी ऑन साइट बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टिसिपेशन करें सेफ्टी कमेटी में। फ्रेंड्स सेफ्टी कमेटी के बारे में भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सेफ्टी कमेटी कैसे बनती है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं ना, और किस तरीके से। तो बहरहाल क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करें सेफ्टी कमेटी में साइट पर, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से हो, है ना। प्रोविजन बाय द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रिटन मेथड स्टेटमेंट्स, मेथड स्टेटमेंट का प्रोविजन हो साइट पर, है ना, क्लाइंट को जमा करे, पीएमसी के पास पहुंचे मेथड स्टेटमेंट, किसकी तरफ से, आपके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी प्रोजेक्ट टीम की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेथड स्टेटमेंट जमा करे क्लाइंट के पास। और मेथड स्टेटमेंट का मतलब फ्रेंड इन शॉर्ट समझ लें, ये होता है कि आप जो भी साइट पे काम करने वाले हैं, हर काम को किस तरीके से सावधानी के साथ और किन किन रिसोर्सेज के साथ, क्या क्या मशीन होगी, क्या इक्विपमेंट्स होंगे, कैसे बंदे होंगे, क्या तरीका होगा, ये पूरा ब्यौरा मौजूद हो हर एक्टिविटी का, यही मेथड स्टेटमेंट है। ये जमा होना चाहिए क्लाइंट के पास आपकी कंपनी की तरफ से। और इसकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन टीम की, एचएससी टीम की कंबाइंड होती है, सिर्फ एचएससी की नहीं होती है, कंबाइंड होती है ना। जिस तरीके से रिस्क असेसमेंट की ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंबाइंड है, ये एक हेल्थ एंड सेफ्टी के बंदे की जिम्मेदारी नहीं है कि हेल्थ एंड रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करता फिरे अकेले, ये कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जीक्यूशन टीम को बल्कि पता होना चाहिए रिस्क असेसमेंट क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है, और उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का बंदा जो जानकार हो वो उनकी हेल्प करे कि हाँ आप जो कर रहे हो वो अच्छे से रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, ताकि क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी वाले बंदे को तो अच्छे से पता होता है रिस्क असेसमेंट क्या है, इसीलिए तो ये कंबाइंड है, एक की नहीं, तो सेम वही है ना, कि मेथड स्टेटमेंट जमा करें। रिपोर्टिंग प्रोसीजर कैसा है कॉन्ट्रैक्टर का, है ना, आपको क्लाइंट को किस तरीके से वो रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी की हो या एग्जीक्यूशन की हो, क्या उनके प्रोसीजर्स हैं, उनकी अपडेट रखें। प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी लिटरेचर इंक्लूडिंग पोस्टर्स एंड हैंडबुक्स, ये मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव को खास ख्याल रखना चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बुक्स, जैसे लॉज के बारे में, है ना, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज या फिर और भी कोई सिमिलर बुक मिलती जुलती, इनके बारे में उनके साथ शेयर करें। पोस्टर सेफ्टी के और सेफ्टी के रिलेटेड वही सेम हैंडबुक्स वगैरह ये शेयर करें, ये जिम्मेदारी बनती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नो मशीनरी अलाउड ऑन साइट अंटिल डॉक्यूमेंटेशन ऑन स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस हैज़ बीन सीन इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स अगेन स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस मीन्स स्टैट्यूटरी की, जहाँ समझ लीजिए स्टैट्यूटरी आ गया या रेगुलेटरी आ गया, फर्स्ट से समझ जाइए कानून की बात हो रही है ना। कोई भी मशीनरी क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव को, पीएमसी को अलाउड नहीं करनी देनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर की साइट पर, अगर उसके पास लीगली डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है मशीनरी के, है ना, या आप लीगल डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स जानते हैं, टीपीआईस वगैरह हो गए, इंस्पेक्शंस की चेकलिस्ट वगैरह हो गई, जब तक ना देख लें पीएमसी को किसी कीमत पर कॉन्ट्रैक्टर को परमिशन नहीं देनी चाहिए काम करने की साइट पर, ठीक है। और एक्सपीरियंस ना देख लें, या ड्राइवर के क्या उसके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसके मेडिकली वो फिट है भी कि नहीं है, पता चले कि क्रेन चला रहा हो, कुछ ऑपरेट कर रहा हो और उसको आँख से ही साफ ना नज़र आता हो, उसको खुद ही ना ट्रेनिंग मिल रही हो, ना उसको एक्सपीरियंस हुआ, ना टीपीआई थर्ड पार्टी ना हुआ हो, इंस्पेक्शन ही चेकलिस्ट पे इंस्पेक्शन ही गायब है, पता चले कोई पार्ट मशीन का या क्रेन का टूटा पड़ा है और इंस्पेक्शन करते टाइम फर्जी इंस्पेक्शन कर दिया, तो ये काफ़ी तमाम चीज़ें हैं, इस पर डिटेल्ड करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट क्या है, मॉनिटर द कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और कॉन्ट्रैक्टर के सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी मॉनिटर करें। कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी
किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है बंदों को, कैसे वो इंडक्शन देते हैं, कैसे वो सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं, टीबीटी किस तरीके से देते हैं, उनके रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करते हैं, इन पर भी नज़र रखे क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव की ये ड्यूटी है ना, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत मदद करेगा इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स ये ख़त्म होता है ना, और उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इनसे फ़ायदा उठाइएगा। ये चैप्टर 1 ख़त्म फ्रेंड्स, अब हमारे बच गए चैप्टर 3। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको मैं मिलूँगा चैप्टर 2 के साथ। तब तक आप अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। और फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।